गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 525 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया था और संविधान के सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। सभी प्रावधान गलत है, कुछ उससे पहले भी हो गए थे। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान लागू होने के बाद जो है निरस्त कर दिया गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। सेकंड को एलिमिनेट करिए, वन ओनली। तो संविधान के कुछ प्रावधान जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संसद, ठीक है, अस्थायी और संकरणकालीन प्रावधान और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। ठीक है, 1950 को नहीं, इसने दूसरा वाला गलत है, वहाँ लिखा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान के शेष प्रावधान जो बचे हुए हैं उनको किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इनको पहले ही कर दिया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही। संविधान के लागू संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? इसका उत्तर पता होगा आपको। अनुच्छेद 32 कौन सा है इसमें? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। धर्म की स्वतंत्रता है 25 से लेकर 28 के बीच में। एग्जैक्ट याद रखिए इनको नंबरिंग के साथ। तो तीनों के तीनों गलत हो गए ऊपर के, चौथा वाला करेक्ट होगा। तो अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद किस सीमा के अधीन संविधान में संशोधन कर सकती है? बताइए, किस सीमा के अधीन कर सकती है? संविधान के मूल ढांचे के तहत। बी। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आपको याद हो 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति इसे संविधान के मूल ढांचे को बदलने में सक्षम नहीं बनाती। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो प्रस्तावना में, ठीक है, या संविधान के दूसरे प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल जो उसका ढांचा है उनको परिवर्तित किए बिना। चौथा प्रश्न है, कैबिनेट समितियों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इनका गठन सरकार के कार्य संचालन नियम के तहत किया जाता है। सभी कैबिनेट समितियों की अध्यक्षता सदैव प्रधानमंत्री करते हैं। इन्हें कैबिनेट सचिव की मोहर और हस्ताक्षर द्वारा स्थापित किया जाता है। देखिए, कई समितियां होती हैं, ऐसे नहीं है कि सदैव प्रधानमंत्री बैठेंगे। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। इन्हें कैबिनेट सचिव की मोहर और हस्ताक्षर द्वारा स्थापित किया था, ये भी गलत है। और गलती अपने को ढूंढना, तो 2 और 3 गलत मिल गए। पहला वाला करेक्ट है, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए, समितियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं तदर्थ समिति। इनका उल्लेख संविधान में नहीं है समितियों का, हालांकि इनका गठन जो है सरकार के कार्य संचालन नियम के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य विधानसभा द्वारा किए जा सकते हैं लेकिन राज्य विधान परिषद द्वारा नहीं? ठीक है, हर स्टेट में तो वैसे भी नहीं होती है, कुछ ही स्टेट में होती है। तो कौन कौन से कार्य हैं जो राज्य विधानसभा द्वारा किए जा सकते हैं लेकिन विधान परिषद के द्वारा नहीं? धन विधेयक को प्रस्तुत करना, जैसे सेंट्रल का वैसे राज्य का।
ठीक है, विधानसभा के पास है, केंद्र में लोकसभा के पास है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव, ये भी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की स्वीकृति दोनों से लेनी पड़ेगी। और राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार तो दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाना चाहिए। है कहीं ऑप्शन में बी। तो कुछ मामलों को छोड़कर राज्य विधान परिषद की शक्तियां और स्थिति मोटे तौर पर राज्य विधानसभा के बराबर ही होती है। कुछ का मतलब इनको छोड़कर परिषद बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। डैश में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, किसमें? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में, पार्लियामेंट में? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद को यानी पार्लियामेंट को नागरिकता से संबंधित अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कौन देता है इसको यह अधिकार? इसको अधिकार देता है भारत का संविधान, आर्टिकल 11। कोई भारतीय नागरिक कब अपनी नागरिकता खो देगा, कैसे खो देगा? सिटीजनशिप को नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता के परित्याग से, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो। बिल्कुल सभी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तथा नागरिकता का स्वेच्छा से किसी नागरिक के द्वारा परित्याग किया जा सकता है, लेकिन यह प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक भारत युद्ध की स्थिति में न हो। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर, ठीक है, संबंधित व्यक्ति की भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? कौन सा आर्टिकल है वो जिससे एससीज और एसटी समुदाय के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 330 है वो, 330 और 330 का ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, याद रखिएगा। पीसीएस में बड़ा पूछते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 230, 31, 32, 33। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम इस पर, अनुच्छेद 233। तो भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में किया गया है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? राज्य के राज्यपाल। देखिए, जिला और सत्र न्यायाधीश बनने के लिए कुछ मानदंड हैं, कुछ योग्यताएं हैं। कौन कौन सी है वो? व्यक्ति कम से कम 7 वर्षों के लिए एक वकील मतलब एडवोकेट रहा हो और किसी भी भारतीय कोर्ट में वकालत करता हुआ होना चाहिए। और क्या क्या? आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, यानी आवेदक के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जज की नज़रों में एक काबिल वकील होना चाहिए, यानी प्रतिष्ठित वकील। और एक दूसरा और आसान तरीका, कुछ मेहनत के बाद जिला स्तर की अदालत में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने का दूसरा तरीका है पीसीएसजे। ठीक है, पीसीएसजे जो पीसीएस के थ्रू सिविल जुडिशरी की परीक्षा होती है उसको पास कर लें आप, जिसके द्वारा आप कुछ ही सालों में इसे प्राप्त कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तरीका वही है इस तरह के प्रश्नों को करने का। वो देखिए जगह कहाँ है, अंडमान निकोबार इधर है। अब इधर है तो कोची के अधिकार क्षेत्र में क्यों होगा, वह इस तरफ इतना चल के क्यों जाओगे? ठीक है, या मद्रास यहाँ है, ठीक है, कलकत्ता यहाँ है, इन दोनों की ज़्यादा संभावना। तो उत्तर क्या है? कलकत्ता, बी। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच कहाँ बैठती है? पोर्ट ब्लेयर में। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान, और उसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इनका क्रम भी पूछा जाता है। अब बताइए सर्किट बेंच कहाँ बैठती है?
सर्किट बेंच बैठती है यहाँ। ये कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, मतलब पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में। यही पूछा गया था एक बार प्रश्न। 11वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? कौन सा है वो? देखिए, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा तो मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 44वें संविधान में भी 2-3 चीज़ें हुई थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जो संपत्ति का अधिकार था उसको लीगल राइट बना दिया गया, उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। इसका उत्तर है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन, ये 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, भाषाओं से संबंधित, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये सब याद रखिएगा। सिंधी किसके साथ? तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष है। और संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जो है यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी 1963 में। 12वां प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट की अधिकारिता में निम्नलिखित में से कौन कौन आता है? बताइए। देखिए, लक्षद्वीप है यहाँ पर, ये तो आता है कोच्चि के अधिकार क्षेत्र में, कोच्चि हाई कोर्ट में, एलिमिनेट कर दीजिए। महाराष्ट्र है, लेकिन लक्षद्वीप की वजह से गया। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक नहीं है तो गया पूरा। महाराष्ट्र है, गोवा है, हाँ सही है, महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं है तो एक पहला एलिमिनेट, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र। और कुछ देख लीजिए इसी के साथ, जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड है, मिजोरम है। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा महाराष्ट्र हो गए। पंजाब यानी चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ होना चाहिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं पंजाब और हरियाणा। चलिए अब 13वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? बताइए। ये तो इस तरह से दिया है, अगर केवल 1, केवल 2, केवल 3 स्टेटमेंट वाला होता तो थोड़ा टफ सा हो जाता, ठीक है, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करा दी है इसलिए क्या टफ। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, दोनों में ढूंढना अपने को। राज्यों के परस्पर विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत जा सकते हो हाई कोर्ट। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण दोनों। तो देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं, कई बार बताया, अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत, ठीक है। कैसे? रिट जारी करके। कौन कौन सी रिट है? 5 प्रकार की रिट है, वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, मतलब रिट जारी करता है, तो उसे कहते हैं क्या? परमादेश, बी। तो देखिए, परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक या सांविधिक या लोक कर्तव्य को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। एक इम्पॉर्टेंट है रिट, यूपीपीसीएस में पूछ ली जाती है, वो है वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हमारा आदेश है कि आपके पास शरीर है, इस तरह से ही पूछा गया है कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, ये जो रिट है ये एक प्रकार का कानूनी आज्ञापत्र है, मतलब रिट होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। वंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र या रिट अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली संस्था, राज्य की संस्था जो होती है, उसको जो है ये आदेश जारी करता है
कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे आरोपों को अदालत में बताया जाए, दिखाया जाए। ठीक है। यह आज्ञा पत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी, जैसे कि उसका वकील, न्यायालय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। देखिए, पुराने ज़माने में होता क्या था, पुलिस पर कोई लगाम तो थी नहीं, किसी को भी उठाकर जो है अंदर डाल देते थे, वो गिरफ्तार कर लेते थे, कोई जवाबदेही नहीं होती थी उसकी। अब ये जो बंदी प्रशिक्षण रिट है, इसका सिद्धांत ऐसी मनमानियों को रोककर साधारण नागरिकों को सुरक्षा देना है। लेकिन आज भी चीज़ें तो घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि। यहाँ समेकित निधि का मतलब संचित निधि है। बताइए। देखिए, ये तो हो गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जज, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो पेंशन और वेतन भत्ते होते हैं वो जाते हैं भारत की समेकित निधि से। अब ये चूँकि हाई कोर्ट है तो राज्य से ही जाना चाहिए। ठीक है। तो जो राज्य की जो हाई कोर्ट होता है राज्य का, उसके न्यायाधीशों की जो पेंशन जाती है ना, वो भारत की संचित निधि से जाती है, याद रखना। लेकिन इनके जो वेतन भत्ते हैं वो जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ठीक है। मतलब पेंशन जाती है भारत की संचित निधि से और जो वेतन भत्ते जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते केंद्र की संचित निधि से जाते हैं या भारत की संचित निधि से जाते हैं, वैसे यहाँ पर है, बस पेंशन में डिफरेंस है। वहाँ की पेंशन तो केंद्र की संचित निधि से, लेकिन यहाँ की भी पेंशन वहाँ की समेकित निधि से, ये मतलब केंद्र की संचित निधि से, यानी भारत की संचित निधि से, याद रखना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान के अनुच्छेद 202(3)D के अनुसार राज्य की संचित निधि या समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु संविधान के अनुच्छेद 312(3)D के तहत इनकी जो पेंशन है, इनकी किनकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो जाती है भारत की संचित निधि से, याद रखना। और ये कई कई बार कराया प्रश्न ताकि याद रहे। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी प्रैक्टिस कर